हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बजट के बारे में डिस्कशन करेंगे। 23 जुलाई 2024 को जो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में पेश किया गया है, तो आज के टॉपिक में बजट के बहुत शॉर्ट में इसका डिस्कशन करेंगे। मुख्य बिंदुओं पर ही हम लोग ध्यान केंद्रित करेंगे। फिर कुछ दिनों बाद हम लोग बजट का एक बड़ा लेक्चर लेंगे, जिसमें दो पार्ट्स होंगे। पहले पार्ट में हम लोग बजट के सैद्धांतिक पक्षों के बारे में डिस्कशन करेंगे और दूसरे पार्ट में हम लोग 24-25 के बजट में जो केस किए गए प्रावधानों को विस्तार से इसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो आज के चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे कि बहुत शॉर्ट में बजट के मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं। ये केंद्रीय बजट 2024-25 था। ठीक है, 23 जुलाई 2024 को फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में बजट प्रस्तुत किया गया और इनके द्वारा यह 7वीं बार बजट प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, 1 फरवरी 2024 में इन्होंने ही अंतरिम बजट प्रस्तुत किया था। अंतरिम बजट क्या होता है? जो चुनावी वर्ष होता है, जिस समय लोकसभा का आम चुनाव होता है, तो उस समय सरकार अंतरिम बजट पेश करती है। कुछ महीनों के लिए बजट होता है, फिर नई सरकार गठित होती है, तो जो नए फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो फिर नए बजट पेश करते हैं, जिसको कंप्लीट बजट कहा जाता है या संपूर्ण बजट कहा जाता है, जो नेक्स्ट जो रेस्ट फाइनेंशियल ईयर है उसके लिए होता है। ठीक है, तो इसकी बजट की विशेषता क्या है कि यह जो मोदी गवर्नमेंट है, इस सरकार द्वारा ये लगातार 11वां पूर्णकालिक बजट था इनके द्वारा। ठीक है, तो बाकी इसके जो पहला टेन्योर था उसमें अरुण जेटली जी फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो उन्होंने पेश किया था। दूसरे टेन्योर और तीसरे टेन्योर में निर्मला सीतारमण जी हैं, तो उन्होंने पेश किया। अब देखिए, तीसरा टर्म जो मोदी जी का चल रहा है, जिसको कहा जाता है 3.0, जो कहा जा रहा है मोदी 3.0, इस टर्म का ये पहला बजट था। ठीक है, अब इस बजट का संपूर्ण आकार है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस बजट का संपूर्ण आकार कितना है? 48.21 लाख करोड़ का आकार है। ठीक है, इस बजट का, तो ये धनराशि जरूर याद रखिएगा। फिर हम लोग देखते हैं कि बजट की 9 प्राथमिकताएं तय की गई हैं सरकार द्वारा। तो बजट की 9 प्राथमिकताओं में क्या है? पहला है कृषि में उत्पादकता एवं लचीलापन, दूसरा है रोजगार एवं कौशल, तीसरा है समावेशी विकास और सामाजिक न्याय, चौथा है उत्पादन एवं सेवाएं, पांचवा है शहरी विकास, छठा है आधारभूत संरचना, सातवां है ऊर्जा स्वतंत्रता मतलब एनर्जी इंडिपेंडेंस। ठीक है, आठवां है नवाचार इनोवेशन है, अनुसंधान है और विकास है। ठीक है, नवा है अगली पीढ़ी के सुधार मतलब नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म। ये बजट की 9 प्राथमिकताएं हैं। अब देखिए, प्रमुख क्षेत्रों पर कितना बजट व्यय किया गया है, जो प्रमुख क्षेत्र हैं इन पे कितनी धनराशि व्यय की गई है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, अगर आप यूपीएससी का मेंस दे रहे हैं तो बजट के बारे में क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, और अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि बजट से क्वेश्चन बहुत आने वाला है। तो देखिए क्या होता है, अब जैसे यूपी पीसीएस में पिछली बार क्वेश्चन पूछ लिया था बजट से, तो कई लोग इसमें फंस गए थे। ठीक है, तो देखिए अभी तो एक शॉर्ट में हम लोग डिस्कस करें, फिर डिटेल में जब डिस्कस करेंगे तो वहाँ बहुत अच्छे तरीके से बताया जाएगा। तो रक्षा में जो बजट है का व्यय है वो क्या है? 4,54,773 करोड़ रुपये का है। ग्रामीण विकास पर 2,65,808 करोड़ रुपये का व्यय होगा। कृषि एवं संबद्ध गतिविधियां जो एलाइड्स हैं, एग्रीकल्चर एलाइड सर्विसेज हैं, उन पे 1,51,851 करोड़ रुपए का व्यय होगा। गृह मामले जिसको होम अफेयर कहा जाता है, उस पे 1,50,983 करोड़ रुपए का व्यय होगा। शिक्षा पर 1,25,638 करोड़ रुपए का व्यय होगा। तो ये प्रमुख क्षेत्र हैं जिन पर व्यय इतनी धनराशि में होगा। अब देखिए, महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, इनके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो देखिए, पूंजीगत व्यय 11.11 लाख करोड़ का होगा। पूंजीगत व्यय जो विगत वर्ष में कितना हुआ था? 9.5 लाख करोड़, और इसमें 16.9% की वृद्धि की गई है, और ये कितना हो गया है? 11.11 लाख करोड़ रुपया हो गया है। ठीक है, फिर देखिए, इस वित्तीय वर्ष में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.9% रहने का अनुमान है, और अंतरिम बजट में इसी फाइनेंस जो फिस्कल डेफिसिट है इसके रहने का कितना अनुमान व्यक्त किया गया था? 5.1%। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब जो आगामी वित्तीय वर्ष होगा, इसमें राजकोषीय घाटे को 4.5 से नीचे रखने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अब देखिए, फिस्कल डेफिसिट जो होती है ना, ये जीडीपी की हेल्थ को बताती है कि सरकार किस तरह से देश का फाइनेंशियल सिस्टम गवर्न कर रही है, चला रही है। चलिए, अब अगला क्या है? 2 लाख करोड़ रुपए के प्रावधान से अगले 5 वर्षों में लगभग 4.1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार सृजन का प्रावधान किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, कि 2 लाख करोड़ के प्रावधान से अगले 5 वर्षों में लगभग 4.1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार सृजन का प्रावधान किया गया। जानते हैं कि रोजगार इस समय कितना बड़ा इशू बना हुआ है। फिर देखिए,
26,000 करोड़ रुपए की लागत से बिहार में सड़कों का विकास किया जाएगा और इसमें मुख्यतः 4 एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे। ठीक है, तो ये भी बिहार के लिए मतलब एक तरह से विशेष ध्यान दिया गया है। अगला है 15,000 करोड़ रुपए की लागत से आंध्र प्रदेश के विकास पर ध्यान दिया जाएगा। आंध्र प्रदेश के विकास के लिए 15,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। फिर क्या है, अमृतसर कोलकाता जो औद्योगिक गलियारा है, इसके बीच में पड़ने वाला जो गया जिला है बिहार का, यहाँ पे एक औद्योगिक केंद्र का विकास किया जाएगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। फिर देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 8वां पॉइंट जो है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। इस योजना का नाम याद कर लीजिए, पीएम प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। इसकी शुरुआत की गई है और इसके अंतर्गत क्या कहा गया है कि के तहत 1 करोड़ परिवारों को प्रत्येक माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए उनके घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाया जाएगा। इसका मतलब है कि इस योजना के तहत, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 1 करोड़ परिवारों को प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक माह 300 यूनिट तक वो बिजली मुफ्त प्राप्त कर सकें, इसके लिए उनके घरों पर सोलर पैनल लगाने की योजना लाई गई है। अगला क्या है, पीएम आवास योजना शहरी जो 2.2.0 है के अंतर्गत 10 लाख करोड़ निवेश का प्रावधान किया गया है कि जो पीएम आवास योजना है शहरी क्षेत्रों के लिए, उसमें 10 लाख करोड़ का निवेश किया जाएगा। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 10वां टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। जनजातीय समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, ये याद रखिएगा, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान की शुरुआत की जाएगी, जिसके तहत 63,000 गाँवों में 5 करोड़ जनजातियों को लाभ प्रदान किया जाएगा इसके तहत। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, जनजातीय समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान की शुरुआत की गई है। फिर क्या है, बजट में 4 वर्गों, जिनको कास्ट लिखा गया है, बजट में 4 वर्गों पर विशेष फोकस किया जाएगा और वो कौन है, गरीब हैं, जो युवा हैं, अन्नदाता मतलब किसान, और महिलाओं पर। इन 4 वर्गों के विकास पर विशेष ध्यान दिया जाएगा बजट में। ठीक है, तो ये याद रखना है। अब देखिए यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि 10,000 जैव अनुसंधान केंद्र स्थापित किए जाएंगे पूरे देश में। 10,000 क्या किया जाएगा, जैव अनुसंधान केंद्र की स्थापना की जाएगी। फिर क्या है, अगला पॉइंट क्या है, 25,000 ग्रामीण बस्तियों को 12 सड़कों से जोड़ा जाएगा। मतलब 25,000 ग्रामीण बस्तियों में पक्की सड़कों का निर्माण किया जाएगा और इसके लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के 4थे चरण की शुरुआत की जाएगी। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। एक तो ये पूछ लेगा कि कितने हज़ार किलोमीटर ग्रामीण बस्तियों को 12 सड़कों से जोड़ा जाएगा, या कितने हज़ार ग्रामीण बस्तियों में पक्की सड़कों का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, ये भी है। फिर अगला है स्ट्रीट वेंडर्स, जो ये सड़क पे रेहड़ी वगैरह लगाते हैं, इनके लिए, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए पीएम स्वनिधि योजना। ठीक है, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए पीएम स्वनिधि योजना के आधार पर अगले 5 वर्षों में चुनिंदा शहरों में साप्ताहिक हाटों, जो नहीं होता है साप्ताहिक बाजार होती हैं, इन हाटों को बढ़ावा देने की योजना बनाई गई है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। अब देखिए अगला पॉइंट क्या है, सरकार द्वारा इंटर्नशिप के लिए 500 टॉप कंपनियों में 5 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप कराने की योजना है। जाहिर सी बात है कि जो टेक्निकल लोग होते हैं, इंटर्नशिप करते हैं, चाहे इंजीनियर हो, चाहे डिप्लोमा करने वाले लोग हों, इंटर्नशिप करते हैं, तो इन्हीं के लिए कहा गया कि भाई अगर इंटर्नशिप करेंगे तो इनके अंदर स्किल आएगी, दक्षता आएगी, तो इनको रोजगार प्राप्त करने में या स्वरोजगार करने में आसानी होगी। तो उसके लिए क्या किया गया, सरकार द्वारा इंटर्नशिप के लिए 500 टॉप कंपनियों में 5 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप कराने की योजना की गई है। फिर क्या है, सिडबी। ठीक है, सिडबी की पहुंच बढ़ाने के लिए अगले 3 वर्षों में नई ब्रांच खोली जाएंगी सिडबी की, जिसमें इसी वित्तीय वर्ष में 24 ब्रांचों को खोलने की योजना है। बाकी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में तो खोलने की योजना हुआ ही है। ठीक है, अगला क्या है, MSME, माइक्रो स्मॉल एवं मीडियम इंटरप्राइजेज जिसको बोलते हैं, के लिए ऋण सहायता मुद्रा ऋण सीमा उन लोगों के लिए 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया गया है जिन्होंने पहले तरुण श्रेणी के तहत प्राप्त ऋण का भुगतान सफलतापूर्वक कर दिया है। तो अब उनको ऋण की राशि दुगनी प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, अगला पॉइंट है,
पूर्वोत्तर क्षेत्र में, मतलब जो नॉर्थ ईस्ट का क्षेत्र है, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, यहाँ पर भारतीय डाक भुगतान बैंक की लगभग 100 से अधिक शाखाएं स्थापित करने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो ये भी ध्यान इंपॉर्टेंट रखना है। अगला क्या है, महिलाओं और बालिकाओं को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक का आवंटन किया गया है, कि ऐसी योजनाओं का निर्माण किया गया है जो महिलाओं और बालिकाओं को लाभ पहुंचाने वाली हों उनके लिए। अगला क्या है, स्पेस इकोनॉमी, जिसको अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था कहा जा रहा है, कि मतलब ऐसी अर्थव्यवस्था जो स्पेस टेक्नोलॉजी से प्राप्त की जा रही हो। ठीक है, जैसे किसी का सैटेलाइट लॉन्च कर दिया हो, या कोई हमने कुछ रॉकेट किसी को बेच दिया हो, या इस तरह की चीज़ें हैं। ठीक है, स्पेस इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए 1000 करोड़ रुपए का उद्यम पूंजी को स्थापित किया जाएगा। तो इसका भी प्रावधान किया गया है स्पेस इकोनॉमिक से लाभ प्राप्त करने के लिए। ठीक है, फिर क्या है, घरेलू संस्थानों में, मतलब जो देश के अंदर शिक्षण संस्थानें हैं, और कौन से, उच्च शिक्षा संस्थान, जैसे इंजीनियरिंग हो गए, मेडिकल्स हो गए, जितने भी हैं, इनमें शिक्षा ग्रहण करने के लिए सरकार द्वारा 10 लाख रुपए तक के ऋण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। कि मतलब जो डोमेस्टिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो उच्च शिक्षा हैं, इनके लिए। ठीक है, अगला क्या है, 30 लाख से अधिक आबादी वाले 14 बड़े शहरों, मतलब ऐसे 14 बड़े शहर जिनकी आबादी 30 लाख से अधिक है, यहाँ पे आवागमन के विकास के लिए योजनाएं शुरू की जाएंगी, मतलब ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के लिए योजनाएं शुरू की जाएंगी। फिर क्या है, 100 बड़े शहरों के लिए जलापूर्ति, उनके सीवेज ट्रीटमेंट के लिए परियोजना शुरू की जाएंगी। मतलब जो 100 बड़े शहर हैं उनके लिए जलापूर्ति, मतलब पेयजल की व्यवस्था सही हो, और उनके द्वारा जो सीवेज का प्लांट या बहाव होता है, इसको प्लांट लगाकर उसका ट्रीटमेंट किया जाए, ताकि वो फिर से पोर्टेबल हो सके या रीयूजेबल हो सके। इसके लिए प्रावधान किया गया है। फिर क्या है, 400 जिलों में खरीफ फसलों के डिजिटल सर्वेक्षण के लिए DPI का उपयोग किया जाएगा, ये भी प्रावधान किया गया है। तो ये बजट के प्रमुख बिंदु थे। अब आते हैं कुछ इस बजट में रिफॉर्म किए गए हैं या कुछ नई बातें कही गई हैं। तो उसमें पहला है कि कर दर में परिवर्तन किया गया है। अब देखिए, कर क्या होता है, कर की दर क्या होती है, या कर आधार क्या होता है, इस पर हम लोग डिस्कशन नहीं करेंगे, सीधे सीधे मुद्दे पे बात कर लेते हैं। बाद में जब हम लोग टैक्सेशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे इंडियन इकोनॉमी, तो बहुत डिटेल में वहाँ पर देखेंगे हम लोग। तो देखिए, इसमें क्या है कि अगर किसी व्यक्ति की आय 3 लाख रुपए से कम है तो उसको 0% टैक्स देना है, बिल्कुल टैक्स नहीं देना है। और किसी की आय अगर 3 लाख से 7 लाख के बीच में है तो उसको 5% टैक्स देना होगा। ठीक है, और किसी की आय अगर 7 लाख से 10 लाख के बीच में है तो उसको 10% का टैक्स देना होगा, मतलब इसके बीच में होगा। और यदि आय 10 लाख से 12 लाख के बीच में आती है तो उसे 15% का टैक्स देना होगा। देखिए, यहाँ पे मैं जो बात कर रहा हूँ ना, तो इससे आप कन्फ्यूजन में आ रहे होंगे कि भाई इतने के बीच में, अगर 10 से 12 लाख के बीच में है तो उसको 15% देना होगा, तो क्या उसको 15% पूरे में देना होगा? नहीं, यहाँ 3 लाख में तो उसको फ्री हो जाएगा, यहाँ तो कोई टैक्स नहीं देना है। फिर 3 लाख से 7 लाख के बीच में उसको 5% का टैक्स देना है। तो कितने हो गए? 3 लाख से 7 लाख के बीच में 4 लाख हो गए, तो यहाँ पे उसको कितना टैक्स देना होगा? 5% जोड़ लीजिए तो हो गया, उसको 20,000 का टैक्स देना होगा। फिर अगर 7 लाख से 10 लाख के बीच में उसकी इनकम और अब आगे 7 लाख से ज़्यादा है तो यहाँ फिर 10 लाख देना होगा। तो यहाँ उसने कितना दिया था? 20,000 का टैक्स दिया था यहाँ पे उसने। फिर यहाँ पर कितना देगा वो टैक्स? यहाँ पर फिर वो टैक्स दे देगा, तो मान लीजिए 8, 9, 10, तो यहाँ पर 30,000 और टैक्स यहाँ पे हो जाएगा उसका। और मान लीजिए उसकी आय 10 लाख से भी ज़्यादा है, तो 10 लाख से 12 लाख के बीच में उसको 15% देना होगा, तो फिर यहाँ पे मान लीजिए 30,000 और टैक्स देगा वो। अब मान लीजिए उसकी आय जो है 12 से 15 लाख के बीच में आ गई, तो मान लीजिए उसकी आय जो है वो 20 लाख रुपए की एक तरह से है, तो यहाँ पे 12 से 15 लाख के बीच में आय का कितना होगा? 20% देना होगा, तो उसको यहाँ पर 60,000 फिर और देना होगा यहाँ पे। और मान लीजिए उसकी आय 15 लाख से अधिक है, मान लीजिए 20 लाख रुपए है, तो अब कितना हो गया? बाकी 5 लाख पर उसको 30% के हिसाब से देना होगा, तो 1,50,000 उसको क्या करना होगा फिर से? तो ये कंप्लीट उसको टैक्स पे करना होगा सरकार को। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पे बस ऐसे देखते हैं। अभी बहुत आपको समझ में नहीं आया तो बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, जब हम लोग टैक्सेशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो बहुत डिटेल में इसको देखेंगे हम लोग, बस इतना जान लीजिए। ठीक है, अब इस बार देखिए, इस बार क्या किया गया है कि नई टैक्स व्यवस्था के तहत स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दिया गया। तो बस इतना जान लीजिएगा कि टैक्स व्यवस्था के तहत स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपया कर दिया गया है।
फिर अगला प्रावधान क्या हुआ, जैसे हम लोग बोलचाल की भाषा में नहीं समझते हैं कि भाई बजट तो पेश हो गया, इसकी टेक्निकल पहलुओं पर नहीं जाएं, बस ये देखते हैं कि भाई क्या सस्ता हुआ क्या महंगा हुआ है। ठीक है, जो आम आदमी होता है वो सोचता है कि भाई बजट क्या है, ये क्या है, इसको टेक्निकल पहलू से क्या लेना देना है। आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो आपको तो बहुत कुछ लेना देना है, लेकिन जो आम उपभोक्ता है या आम आदमी है वो सोचता है कि बजट से हमको क्या मिला है। तो बजट से क्या मिला है तो उसको सबसे पहले इंटरेस्ट होता है कि क्या सस्ता हुआ है। ठीक है, तो जो बीड़ी पीता है वो बीड़ी पे खुश हो जाता है, चलो बीड़ी सस्ता हो गई। जो शराब पीता है वो इस पे खुश हो जाता है, चलो शराब सस्ता हो गया। ठीक है, तो उसी तरह से हर आदमी अपने काम की चीज़ खोजता है बजट से। तो जिसके काम की चीज़ में, अब जो महिलाएं उनको सोचती हैं कि देखें सिलेंडर का दाम घटा है कि नहीं घटा है, ठीक है, कपड़ा का दाम घटा है कि नहीं घटा है, तो सोना का दाम घटा है कि नहीं घटा है, चांदी का दाम घटा है कि नहीं घटा है। तो इस पर जो सुट्टेबाज हैं सिगरेट वगैरह पीते हैं वो इस पर खुश हो जाते हैं कि चलो सिगरेट का दाम घटा है। तो इस तरह से हर आदमी क्या करता है, अपने काम की चीज़ बजट से खोजता है। तो यहाँ पर हम लोग शॉर्ट में देख लेते हैं। तो देखिए इससे क्या क्या सस्ता हुआ है। तो देखिए पहला तो सस्ता हुआ है कि जो मोबाइल फ़ोन है और मोबाइल का जो चार्जर है ये सस्ता हुआ है पहले से। जो मोबाइल फ़ोन है और जो मोबाइल का चार्जर है ये सस्ता हुआ है। दूसरा सोना सस्ता हुआ है, चांदी सस्ता हुआ है, कैंसर की दवाएं सस्ती हुई हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम हुआ है, कैंसर की दवाएं। सोलर पैनल और सोलर सेल मतलब सोलर बैटरी भी सस्ती हुई हैं, ये भी बहुत अच्छा है। क्लीन एनर्जी की राह में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल मतलब ईवी मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल भी सस्ते हुए हैं, ये भी क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में। और जो हम नेट न्यूट्रल की बात करते हैं 2017 में, उसको प्राप्त करने के लिए बहुत ज़रूरी है। फिर चमड़े के जितने सामान है, चाहे चप्पल है, चाहे चमड़े के बैग हैं या कुछ भी हैं, जूते हैं, ये भी सस्ते हुए हैं। जो एक्सरे मशीनें हैं ये भी सस्ती हुई हैं। अमोनियम नाइट्रेट, प्लास्टिक के सामान इत्यादि भी क्या हुए हैं, ये सस्ते हुए हैं। बाकी कई अन्य चीज़ें भी सस्ती हुई हैं। तो मुख्य चीज़ें ये हमने बता दिया कि ये सस्ती हुई हैं। तो ये बजट के प्रमुख बिंदुओं को हम लोगों ने देख लिया यहाँ पर। अब इसके बाद हम लोग कुछ दिनों बाद बजट का विस्तार से चर्चा करेंगे, तो उसमें बजट के सभी पहलुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।